आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्व केंद्र है ना। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो होता है आपका है ना, इसमें टॉपिक देख तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखते हैं। तो देखिए किसको बोलेंगे, इंट्रोडक्शन में लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी किसी वस्तु को है ना जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भार। तो किसी भी वस्तु का भार कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पॉइंट पे होता है और यही पॉइंट आपका कहलाता है गुरुत्व केंद्र। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सभी के मध्य क्या रेखाएं होती है, समांतर रेखाओं के मध्य में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिस पे समस्त भार जो है उस पे कार्य करता है, वो कहलाता है आपका गुरुत्व केंद्र, इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये कोई आयताकार या वर्गाकार है, इसमें क्या होता है, इसका विकर्ण खींचेंगे तो इस तरीके से ये वाला मिड पॉइंट हुआ इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यही होता है आपका गुरुत्व केंद्र, है ना। अब अलग अलग आकृतियों के लिए जैसे त्रिभुज का होता है, तो त्रिभुज में इसकी मध्यिकाएँ होती हैं, ऐसे ऐसे सेंटर पॉइंट लेके इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। देखिए गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की विधि में सबसे पहले आपका ज्यामिति, दूसरा आपका घूर्ण और तीसरा आपका ग्राफ विधि, है ना। तो ज्यामिति विधि के अंतर में क्या होता है, जो जियोमेट्रिक हम लोग बनाते हैं, जैसे कि वर्ग है, त्रिभुज है ना, तो अभी जस्ट बताया था, जैसे कि वर्ग होगा आयताकार शेप में, तो इसमें कैसे लेते हैं सेंटर पॉइंट, उनके विकर्णों और इनके मिड पॉइंट को जोड़ के जो मिड पॉइंट निकलता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गुरुत्व केंद्र। ठीक है। त्रिभुज के लिए देखते हैं, दो ही डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, त्रिभुज और ये। तो त्रिभुज के लिए कैसे होगा, अभी जस्ट बताया, मध्यिकाएँ रहेंगी, जो बीच बीच का सेंटर पॉइंट है ना, उसको मिलाने से जो बनेगा यहाँ से, और इसको ये जो पॉइंट कहलाएगा वो आपका गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ठीक है। इसको निकालने की जो तीन विधियाँ, उसमें आपका ये आघूर्ण विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। एक हम लोग कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं, है ना। तो ये पहला वाला ज्यामिति विधि तो ऐसे समझ में आ गया। आघूर्ण विधि में क्या होता है, देखिए जैसे कि x में बार लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपॉन ये हो जाता है a1 a2 और a3, है ना। ये क्या होगा आपका, और दूसरा जो होता है y में बार बराबर होता है a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन a1 a2 a3, है ना। ये होता है ना। ये जो हमने फार्मूला लिखा है ना, x में बार y में बार, ये फार्मूला समतल आकृतियों के लिए है, और बेलन शंकु गोला उनके लिए अलग से फार्मूला होता है, क्योंकि उसमें आयतन होता है। तो उस बेलन शंकु गोला के लिए क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है x में बार बराबर होता है आपका v1 x1, मतलब जो होता है आयतन, है ना, v2 x2 और v3 x3 अपॉन v1 v2 और v3, है ना। वैसे ही y में बार जो होता है आपका v1 y1 v2 y2 v3 y3 अपॉन v1 v2 और v3। ये v1 v2 v3 आपका वॉल्यूम है ना, विभिन्न खंडों के आयतन है, और बाकी आपका एरिया। ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, इसमें क्या है, एक आयत है और इसके ऊपर में एक त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें कुछ लंबाई और चौड़ाई दे दिया रहेगा, जैसे कि ये दिया है आपका 45, ये आपका 40, है ना। अब इसके ऊपर में इसका हाइट दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका दे दिया 50, है ना, इतना दिया। ठीक है। तो देखिए इसमें जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो वही है x और y में बार, है ना। जैसे y में बार वाला फार्मूला, तो a1 y1 a2 y2 ऐसा लिखते हैं, a1 प्लस a2। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पहला वाला नीचे वाला क्या है, आयताकार है, तो आयताकार शेप का क्षेत्रफल यही होता है a1, है ना, क्षेत्रफल a1 ऐसा निकालेंगे। तो ये क्या है, आयत का क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई क्या क्या दिया है 45, चौड़ाई दिया है 40, इस तरीके से ये a1 निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा आपका 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब दूसरा वैसे ही a2 निकाल दें। देखो a1 तो ये हो गया, a2 आपका ये त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना दिया है 45 और ऊंचाई कितना दिया है 50, देख लो ना।
इसका आधार किसको बोलेंगे, ये हो गया आधार और ये हो गया इसका हाइट। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज के लिए है, त्रिभुज का है ना, ये त्रिभुज का A2, तो ये हो गया इसका आधार, तो 45 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 50। ठीक, तो 1/2 A2 निकल जाएगा। ये देखो त्रिभुज के लिए निकाले थे ना, है ना, शेप नंबर 2 त्रिभुज के लिए, है ना। अब उसी प्रकार y1 मतलब क्या होगा, तो y1 देखते हैं ना। तो y1 जो होगा आपका, देखो ये पहले डायग्राम के लिए y1 क्या हो गया 40 दिया है, तो 40/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, है ना। y2 त्रिभुज में क्या होता है आपका, त्रिभुज के लिए जब y2 निकालोगे तो उसके लिए जो होगा आपका, वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या क्या होगा, जैसे देखो नीचे में हम लोग 40/2 ये आयत का होगा, और दूसरा जो होगा त्रिभुज के लिए जो होगा वो, उसमें क्या करना पड़ेगा, हाइट को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ से समझते हैं ना। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट इसके लिए था, तो ये 40/2 की है ना, ये हो गया एक सेंटर पॉइंट इस तरीके से। अब दूसरा ये त्रिभुज के लिए हमको निकालना है, तो यहाँ से इसको तो जोड़ेंगे तो ये 40 हो गया। अब 40 के बाद ये त्रिभुज के लिए जब निकालेंगे सेंटर पॉइंट ऐसे मिड पॉइंट लेके, है ना, तो ये वाला सेंटर पॉइंट हमको निकालना है, तो वो होता है आपका 1/3, और त्रिभुज की ऊंचाई ये 50 दिया है, तो वो हो जाएगा। और उसमें नीचे से ऊपर 40 इसका हाइट है, तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर। अपना y2 अपना हो जाएगा 1/3 गुणित त्रिभुज 50, त्रिभुज की ऊंचाई है ना, प्लस ये आपका 40। ठीक, तो ये टोटल हो जाएगा 50/3 और 40 मतलब 170/3। ठीक है। अब इसके बाद आप y में बार लगा के फॉर्मूला लिख सकते हो। y में बार क्या होता है, A1 y1 A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2 ऐसे। ठीक है, तो A1 मतलब जो आया है उसको लेना है 1800, है ना, y1 आपका इंटू y1 20 प्लस A2 जो होगा वो आपका कितना है 1125 गुणित y2 कितना है आपका 170/3 और डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 मतलब 1800 प्लस 1125। ठीक है, इतना को आपको करना है, तो आपका आंसर